अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस और बाकी रोज़मर्रा की एशिया की कीमतों में इजाफ़ा दिन ब दिन होते जा रहा है। सब इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन कैसे होती है और इन्फ्लेशन का हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि अगर आज से 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत 70 रुपये थी, तो जो आज पेट्रोल की कीमत है 140 रुपये। ये किस वजह से कीमतें इंक्रीज़ हुई, ये सब इन्फ्लेशन की वजह से हुई। हम यहाँ पर एक और आसान सी मिसाल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि आज अगर आप जो चीज़ 170 रुपये की ख़रीद रहे हैं और 1947 में वही चीज़ आप 1 रुपये की ख़रीद रहे हैं, यानी 1947 का 1 रुपया और आज के दौर के 170 रुपये कैसे बराबर हैं? ये सब इन्फ्लेशन की वजह से हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिससे साल भर एशिया की कीमतों में इजाफा होता रहता है। हमारे लिए यहाँ पर हम 1 दर्जन 2 दर्जन एशिया की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे किसी भी मुल्क में मेशियत में ख़रीदे जाने वाली सब चीज़ों की जब एवरेज कीमत बढ़ती है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों आती है, किस वजह से आती है। वैसे तो इन्फ्लेशन के बहुत बड़े काजेज़ हैं, लेकिन हम 3 बड़े मेन काजेज़ इन्फ्लेशन के देखेंगे, जिसमें सबसे पहले डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन। डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन में सप्लाई तो सेम रहती है, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं कि अगर मार्केट में 100 बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन बुक्स को ख़रीदने वाले 1000 बंदे हैं। अब जो बुक सेल कर रहा है, अब उसको पता है कि 1000 बंदे बुक्स लेने वाले मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा, उस बुक्स की प्राइस को बढ़ा देगा। जब बुक्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो इसको हम कहते हैं कि ये है डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। अगर एक आदमी 150 रुपये की पहले प्रोडक्ट सेल कर रहा था, तो मार्केट में रॉ मटेरियल्स या गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंपोज कर देती है, तो वो आदमी अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ पर हम एक और मिसाल लेते हैं कि जितने भी कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो सब रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो वो कंपनीज अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस भी इंक्रीज़ कर देंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन की, जिसमें गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा पैसे प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक रीज़न है। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है। वक्त में 2008 में ये ज़िम्बाब्वे में हुआ था। दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन रेट 20% तक अगर हमारी कंट्री में होता है, तो हम ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। एक दौर में वेनेज़ुएला में 2016 से 2019 तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ तक था। यहाँ पर हम ज़िम्बाब्वे की मिसाल लेते हैं कि ज़िम्बाब्वे ने 2008 में अपनी मनी की वैल्यू बहुत तेज़ी से खोना स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने 1 मिलियन नोट भी छापना स्टार्ट कर दिए। फिर ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने 1 बिलियन के नोट भी छापना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन के नोट भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। अब उस वक़्त के 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वे डॉलर की प्राइस 1 US डॉलर के बराबर थी। अब हम देख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन में एक कंट्री इस हद तक अपनी जो मनी की वैल्यू है वो लूज़ कर सकती है। अब हम देखते हैं कि हाउ इन्फ्लेशन रेट इफेक्ट अस। अगर आपकी रोज़मर्रा की आमदनी आपके इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक नहीं बढ़ रही, देन आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी जो सेविंग है वो 100 रुपये है, जो आप 100 रुपये की चीज़ें आज खरीद सकते हैं, आज से 10 साल के बाद आप वो 100 रुपये से वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। 30 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन आज से 30 साल बाद ये उतनी बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म गोल जैसा घर बनाना, एजुकेशन, रिटायरमेंट, इन सब का बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन वो चोर है जो आपको एक इल्यूजन में रखता है कि आपकी जो मनी है वो सेव है, लेकिन वक्त के साथ साथ ही आपकी मनी की वैल्यू कम कर देता है। बहुत से लोग अपने पैसों को कैश में रखने की बजाय उनको इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम इंक्रीज़ होती रहती है। कुछ लोग अपनी जो मनी है, अपने जो पैसे हैं, वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से बचने के लिए। दोस्तों, अब हम इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करते हैं ओवरऑल। तो अगर हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे US है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट है वो 2% तक होता है, जो एक नॉर्मल बात है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक दैट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर इनमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% तक या 8% तक जाता है, तो ये नॉर्मल बात मानी जाती है। बात करें पाकिस्तान की, 2020 में जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट था वो 20% तक हिट किया था। और अगर आज हम बात करें 2021 की, जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है वो 30% से ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है। जैसे कि आपने देखा कि इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री की मैशियत को किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है। बेसिकली दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है ये आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमी होगी, उतना ही इन्फ्लेशन रेट आपकी कंट्री में कम होगा। ये आपके लीडर्स और आपकी जो
पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो बनाते हैं, ये सब उन पे डिपेंड कर रहा होता है। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।